गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग आइसोमॉर्फिज्म के कुछ और एग्जाम्पल सीखेंगे और फिर उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूव करेंगे। अगर समय मिला तो ट्रेले थ्योरम आज ही करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में हमने बात की है। आज उसी के कंटिन्यूएशन में पहले कुछ और एग्जाम्पल और सीख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि U10 और U12, मैंने UN आपको ग्रुप पढ़ा रखे हैं, तो ये दोनों कभी भी आप किसी तरह से मैपिंग डिफाइन कर लो, ये आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते। हमें ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। तो U10 में कौन से एलिमेंट होंगे, पहले आप सोचिएगा। 10 से छोटे वो नेचुरल नंबर जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, मतलब 1, 3, 7 और 9। और अगर आप U12 लें तो यही 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 12 से छोटे हों, तो 1, 5, 7, 11। तो दोनों ही जो ग्रुप हैं आपके पास मॉड्यूलो ऑपरेशन लगा के दोनों का ऑर्डर भी 4-4 है, 4 एलिमेंट हैं, उसके बावजूद भी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करना संभव नहीं है। अच्छा, U12 की एक प्रॉपर्टी और देखिएगा ना, मैंने आपको पहले भी बताई है। यहाँ पर मॉड्यूलो अगर 12 में करें तो फॉर U12 1 स्क्वायर तो 1 ही है, इसमें मॉड्यूलो क्या लगाएं फिर, मॉड 12 अगर करते हैं। 5 स्क्वायर 25, 12 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1, मॉड 12। 7 स्क्वायर 49, 12 से डिवाइड करेंगे, 48 में तो डिवाइड हो जाएगा, तो मॉड 12। 11 स्क्वायर 121, तो अगर 12 से डिवाइड करें तो ये मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर ऑल x इन U12 अंडर मॉड 12। तो इस ग्रुप की ये खासियत है, ये भी आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी। क्या ऐसा यहाँ भी है, 10 में 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, मॉड्यूलो 10 पे 9 ही रहेगा, तो रिमाइंडर अलग अलग आएंगे 10 पर। 7 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 स्क्वायर 49, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 1 आ जाएगा। यहाँ अलग अलग आ जाएंगे, एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है अगर आप वो भी बात करेंगे तो यहाँ डिफरेंट आपको मिलेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए। दूसरा, सपोज हम मान लेते हैं कि फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है। चलिए हम ट्राई करते हैं। लेट फाई बी एन आइसोमॉर्फिज्म। हम खुद ही मान ले रहे हैं कि आइसोमॉर्फिज्म है। कहाँ से, फ्रॉम U10 से कहाँ, U12 में। ठीक है, तो अगर मैं कंट्राडिक्शन ले आऊं तो हम ये बता देंगे कोई भी आइसोमॉर्फिज्म जो आप मानेंगे वो कंट्राडिक्शन लाएगा, तो अपने आप ही ये हो जाएगा कि ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो देखिए हम ऐसा करते हैं, 5 9 यहाँ ले लिया हमने। क्या मैं इसे 3 × 3 कर सकता हूँ, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है।
और फाई ए बी अगर है तो अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो जाहिर सी बात है फाई थ्री होगा। ये तो ठीक है, तो ये क्या हो गया फाई थ्री का स्क्वायर। फाई थ्री किसका एलिमेंट होगा? आपने जो आइसोमॉर्फिज्म माना है वो U10 से U12 में लिया है, तो फाइव जो इमेज आएंगी वो U12 में आएंगी ना। और U12 के हर एलिमेंट के लिए आपने क्या लिखा है अभी कि उनका स्क्वायर जो होगा वो 1 हो जाएगा जो भी आए। तो फाइव थ्री भी U12 का एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा मॉड्यूलो 12 पर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए 5 1 ट्राई करिए, तो आप इसे भी ऐसा लिख सकते हैं यानी 1 into 1। आइसोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टीज हैं अगर उनको ध्यान में रखना तो 5 1 मतलब 5 1 का होल स्क्वायर। फिर वही बात है 5 1 U12 का एलिमेंट होगा तो ये भी 1 आ जाएगा। तो आपने 5 9 भी 1 मिला किया तो, और 5 1 भी 1 मिला। दिस एम्प्लाइज 5 9 इक्वल टू 5 1 हो गया ना। इमेज दोनों बराबर हैं, लेकिन क्या आप इसका मतलब 9 इक्वल टू 1 कह सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपने इमेजेस दोनों जो हैं ये आपने लिया, तो इसका मतलब जो 5 है वो इमेज बराबर हैं, डोमेन में एलिमेंट अलग अलग हैं। आप ऐसा समझिए ये 1 है ये 9 है और 5 इमेज है, तो 5 1 और 5 9 दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं। तो क्या ये 1 1 मैपिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर ये 1 1 मैपिंग नहीं है तो क्या ये आइसोमॉर्फिज्म हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 इज नॉट 1 1 और 5 1 1 नहीं है मैपिंग, तो आइसोमॉर्फिज्म का तो कोई मतलब नहीं है। 5 कांट बी एन आइसोमॉर्फिज्म। तो हमने एक जनरल आइसोमॉर्फिज्म लेने की कोशिश की। हमें तो ये भी नहीं पता कि 5 कहाँ जाएगा, लेकिन आपने गौर किया कि U12 की जो जनरल प्रॉपर्टी थी, हर एलिमेंट का स्क्वायर जो है 12 मॉड्यूलो पे 1 दे रहा है, तो वो प्रॉपर्टी अपनाने की कोशिश की, और लेकिन आपने देखा कि 5 1 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये U10 और U12 कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइसोमॉर्फिज्म में हम अभी प्रॉपर्टीज में दिखाएंगे भी कि जो एलिमेंट होते हैं, तो कोई भी एलिमेंट आप लेंगे, अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं तो जो एलिमेंट आप ले रहे हैं और उसकी जो इमेज ले रहे हैं दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर जब ऑर्डर के मामले में भी आप चेक करना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके ऑर्डर क्या हैं और इनके ऑर्डर अलग हैं, तो कैसे मैप कराएंगे आप। यहाँ तो सभी का ऑर्डर 2 आ जा रहा है, क्या यहाँ सभी का ऑर्डर 2 आ रहा है? ये देखिएगा। तो भाई जिनका ऑर्डर 2 नहीं आ रहा है फिर उनको कैसे मैप कराएंगे U12 के साथ? आप अगर ऑर्डर भी देखेंगे तब भी समझ जाएंगे। ऑर्डर पे हमने अभी प्रॉपर्टी में बात की नहीं थी, इसलिए मैंने उसे बाद में समझाया। मैं सरल शब्दों में कहूँ तो कोई भी एलिमेंट लीजिए जी का, और जो जी बार का कोई एलिमेंट से मैप कराएंगे आप, जाहिर सी बात है अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म में एलिमेंट जो भी है डोमेन का और उसकी जो इमेज है रेंज में जो आएगा जी बार में, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम आइसोमॉर्फिज्म में ऐसा है, होमोमॉर्फिज्म में ऐसा नहीं भी हो सकता। हम उस पर बाद में बात करेंगे कि वहाँ क्या होगा फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि एलिमेंट के ऑर्डर देख के भी आप सोच सकते हैं कि भाई सेम एलिमेंट जो ऑर्डर हैं वो तो मैप हो जाएंगे, जो डिफरेंट है वो कहाँ से मैप कराएंगे आप? तो फिर आइसोमॉर्फिज्म में तो ऑर्डर से भी तय कर लेंगे कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, और मुझे उम्मीद है आप खुद भी सोच सकते हैं इस बात को। जो U10 है ये आइसोमॉर्फिक है
Z4 और ये आइसोमॉर्फिक है U5। ये आप कर सकते हैं। एलिमेंट का ऑर्डर तो देखना है, ये एडिशन मॉड्यूलो 4 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। U5 प्राइम नंबर है तो 1 2 3 4 आएंगे एलिमेंट 4, इसमें 0 1 2 3 आ जाएंगे, और इसमें एलिमेंट अभी आपने देख ही है 1 3 7 9। पहले आप कोई भी दो को देख लीजिए कि ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं, फिर ये दोनों देख लीजिए तो तीनों हो जाएंगे। आप ऑर्डर से भी मैप करा सकते हैं, सेम ऑर्डर आ रहे हैं, आप इस एलिमेंट को उससे मैप कराएं, दूसरे को तीसरे से, एंड सो ऑन, आप समझ जाएंगे खुद ही। यहाँ आइडेंटिटी 0 होगी, यहाँ आइडेंटिटी 1 होगी, तो 0 को 1 पे, 1 को 2 पर, 2 को 3 पर, 3 को 4 पर, इन दोनों में आप सोचिए, पहले आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक जो अगला सवाल मैं कराने जा रहा हूँ वो यहाँ पर तो हम उसे आइसोमॉर्फिज्म ही कहेंगे, अभी एक आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी समझेंगे, बाद में हम उसे एक नया नाम देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जब पढ़ेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए वो एक आइसोमॉर्फिज्म ही है। तो देखिए प्रॉब्लम कैसे लिखते हैं। तो अब इसे देखिए आप इस क्वेश्चन को, जी कैसा है, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑल मैट्रिसेज, स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 विद रियल एंट्रीज। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो SL2R है, इसका मतलब है इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं A1 A2 B1 B2 सच दैट A1 A2 B1 B2 सब क्या है, रियल एंट्रीज। तो दुनिया में 2x2 के जितने मैट्रिसेज हो सकते हैं जिनकी एंट्रीज रियल नंबर हैं, वो सब इसमें हैं, और इसकी एक खास प्रॉपर्टी है। साथ में बल्कि मुझे यहाँ पर कॉमा करना चाहिए था, ये जो डिटर्मिनेंट होगा A1 A2 B1 B2 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा। अगर मैं केवल इतना ही लिखता तो ये जनरल लीनियर ग्रुप हो जाता है। स्पेशल लीनियर ग्रुप का मतलब होता है कि जो वो सारे 2x2 मैट्रिसेज जिनकी एंट्री रियल नंबर हो और जिनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 हो, वो सब स्पेशल में आ गए। तो उम्मीद है आपको ये आता ही होगा पहले से भी, और नहीं तो समझ में आ गया होगा। अगर डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी हटा दें तो ये GL2R था, जनरल लीनियर ग्रुप, अब ये स्पेशल लीनियर ग्रुप है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर इसी को आपने क्या बोला है, जी है। मैपिंग भी G से G में ही है। आपने क्या किया, एक खास इनमें से कोई एक मैट्रिक्स उठा लिया। देखिए जाहिर सी बात है ये अनकाउंटेबल सेट होगा। आप जिसने काउंटेबिलिटी पढ़ी है ठीक, जिसने नहीं पढ़ी है आप ये सोचिए इनफाइनाइट होगा। अभी काउंटेबिलिटी पढ़ी है तो अनकाउंटेबल रियल नंबर हुए, तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसमें, G में। आपने एक खास कोई भी एक उठा लीजिए रैंडमली, आपने एक M उठा लिया, तो जाहिर सी बात है M भी एक ऐसा ही होगा, और M का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, M का डिटर्मिनेंट क्या आया, 1 आया। तो M आपने फिक्स कर दिया। अब M तो ठीक है फिक्स हो गया, बाकी तो अभी आपके पास अनकाउंटेबल बचे ही है ना एलिमेंट, उनके लिए मैपिंग ये डिफाइन कर ली कि फाई एम ए जो होगा वो एम ए एम इनवर्स होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू G। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो फाई एम जो मैपिंग आपने डिफाइन की है G से G में, ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये G से G में ही जा रहे हैं एलिमेंट। देखिए पहले भी एलिमेंट G में ही थे, यहाँ भी देखिए जो M है वो किसका एलिमेंट है, G का है, तो जाहिर सी बात है M इनवर्स भी ग्रुप में ही होगा, तो A भी जो है वो G में ही है। तो क्लोजर से आप सोचेंगे ये आउटपुट भी G में ही आएगा। बट घुमा फिरा के बात कही गई है, पहले भी G में था, ये A था, और ये कहाँ पर जा रहा है, M A M इनवर्स, जो कि G का ही एलिमेंट है। आप कोई भी उठाएंगे फिर वो G का ही एलिमेंट आएगा। तो इसे हम बाद में एक नया नाम देंगे,
इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अभी इस पे ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है, बस ये नाम होगा। ऑटो का मतलब है खुद के साथ मैपिंग चल रही है, आइसोमॉर्फिज्म का ही पर्टिकुलर केस है। और जब भी ऑटो शब्द आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा आइसोमॉर्फिज्म जो ऑटो चल रहा हो, जो अपने साथ होता हो। पिछले सवालों में हमने एक तरफ जी था, एक तरफ जी बार था, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म ले रहे थे। यहाँ जी से जी में ही ले रहे हैं, तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। इनर आप समझ रहे हैं, नाम खुद के साथ ही हो रहा है, अपना इंटरनल मैटर है टोटल, और ऑटो शब्द आ रहा है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का मीनिंग अगर आपको समझ में आया तो काफ़ी हद तक दिमाग में रहेगा। जब भी ऐसा होगा तो जी से जी में ही मैपिंग होगी। मैपिंग का तरीका थोड़ा सा बदलेंगे हम, और ये काफ़ी यूजफुल होगा बाद में। काफ़ी शानदार तरीका है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म कितने तरह क्या, अब आप ये देखिए कि आपने एम लिया, आप एम को बदल भी तो सकते हैं, कोई दूसरा ले लीजिए, दूसरा इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो सकता है। एम में ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई भी आप लेंगे ग्रुप का एलिमेंट तो एम होगा तो उसका इन्वर्स भी उसमें होता ही है। तो अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि अच्छा, एक से ज़्यादा इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन किए जा सकते हैं। कितने किए जा सकते हैं? काउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनको हम जब पहले समझ लें तो काउंटिंग करना मैं आपको इसी सीरीज में आइसोमॉर्फिज्म में ही आपको बताऊंगा। तो पहले हम जो हमारा परंपरागत तरीका है, हमने मैपिंग डिफाइन की है 4 तरीके, हम उससे 4 स्टेप में आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारा जो मैपिंग है 5m सफिक्स में है, और दिस इक्वल टू है m इनवर्स फॉर एवरी a बिलोंग्स टू G। तो सबसे पहली बात है कि 5m जो पहला स्टेप हम लोग दिखाते हैं इज अ मैपिंग। तो हमें ये पता है कि जो a है वो तो यूनिट एलिमेंट है G का ना, कोई भी एक उठा लीजिए आप, आर्बिट्ररी है लेकिन जो ले लिया वो फिक्स है। फिर अब हम कैसे माने कि ये जो है ये भी G में ही है? तो ये तो है कि m G का एलिमेंट है, क्लोजर से होना चाहिए। एक मुद्दा आता है डिटर्मिनेंट का। अगर मैं डिटर्मिनेंट a लूँ तो जाहिर सी बात है 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं डिटर्मिनेंट m इनवर्स ले लूँ तो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो जाता है, मतलब सब अलग अलग, डिटर्मिनेंट a और डिटर्मिनेंट m इनवर्स। और इसमें भी डिटर्मिनेंट m तो डिटर्मिनेंट a, चलिए एक साथ ही लिखेंगे, और इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट m इनवर्स। और यहाँ तो सभी का डिटर्मिनेंट 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 तो है नहीं किसी का डिटर्मिनेंट। तो देखिए जो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 ही आ जाने हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हाँ, ये जो डिटर्मिनेंट आप मैपिंग जैसे भी डिफाइन कर पा रहे हैं, जो आउटपुट है उसका डिटर्मिनेंट भी 1 ही है। सो 5m इज वेल डिफाइंड मैप। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, मैपिंग डिफाइंड है, जो आउटपुट है वो G का एलिमेंट है। आपको वैसे भी क्लोजर से भी समझ में आ रहा होगा और डिटर्मिनेंट वाइज भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा है। दूसरा स्टेप हम 5 को 1 1 ले लेते हैं। हम ये दिखाते हैं 5 इज 1 1। तो 5 1 1 है या नहीं है, अब आप इसे देखिएगा। हम मान लेते हैं लेट 5ma इक्वल टू 5mb। अगर मैं a इक्वल टू b दिखा दूँ तो ये 1 1 हो जाएगा। बाय डेफिनेशन 5ma कितना है? ma m इनवर्स। तो फिर इस हिसाब से 5mb क्या होगा? mb m इनवर्स। देखिए ग्रुप के एलिमेंट है और ग्रुप में लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ लग सकता है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन से m हटेगा, राइट कैंसिलेशन से m इनवर्स, तो a इक्वल टू b। बाई कैंसिलेशन लॉज
इन जी। तो आपने ये लेके देखा और आपने दिखा दिया A इक्वल टू B, सो 5 1 1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या दिखाना होता है? 5 ऑन टू। तो 5 कैसा है? ऑन टू है। हम जी में राइट साइड में कोई रेंज में कोई एलिमेंट लेते हैं और दिखाते हैं कि ये किसी न किसी की इमेज है। तो इसका मतलब जो राइट साइड में है कोडोमेन कहें तो बेहतर है। तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर किसी न किसी की इमेज है तो पूरा कोडोमेन बेसिकली रेंज है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, लेट बी बिलोंग्स टू कोडोमेन दैट इज जी। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हमें ढूंढना चाहिए, वी हैव टू फाइंड सम A बिलोंग्स टू G। ये G कौन सा है यहाँ पर? डोमेन, सच दैट फाई M A इक्वल टू B हो जाना चाहिए। अगर ऐसा मिला तो आप मानेंगे ना ऑन टू होगा। आप खुद देखिए तो कोडोमेन में कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाइए और बताइए कि डोमेन में उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज हो एलिमेंट। अगर ऐसा कर पाए तो अब अगर मैं इसे मानता हूं तो देखिए फाई M A कितना है? M A M इनवर्स इक्वल टू B। तो क्या ऐसा A एग्जिस्ट करता है, यही तो देखना है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसमें A को कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इधर M इनवर्स से ऑपरेट कर दूं और इधर M से, तो आप समझ पा रहे होंगे A सेपरेट होगा। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो फिर यहाँ भी करना पड़ेगा M इनवर्स B M। एसोसिएटिविटी से M इनवर्स M एक साथ A M इनवर्स M। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी। मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे A इक्वल टू लिख देता हूँ, M इनवर्स B M। ठीक है, तो क्या ये जी का एलिमेंट होगा? आप खुद सोचिए। और अगर आपको इसमें भी कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेट M को कुछ और मान लेते हैं, M इक्वल टू C इनवर्स मान लीजिए। तो फिर A कैसा हो जाएगा? M इनवर्स तो C B C इनवर्स हो जाएगा। फिर तो आप मानेंगे कि G में ही है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट आपको जरूर मिलता है ऐसा A, बेसिकली वो इस फॉर्मेट का होगा। तो 10 फॉर एवरी B बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट सम A बिलोंग्स टू G सच दैट फाई M A इक्वल टू B। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब फाई इज ऑन टू मैपिंग। तो जो मैपिंग है वो ऑन टू है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसमें चौथा रह गया कि जो फाई है ना, वो प्रिजर्व करता है ऑपरेशन को। मतलब आप दो एलिमेंट लीजिए डोमेन में, उनको ऑपरेट करके इमेज निकालिए, या पहले इमेज निकाल लीजिए फिर ऑपरेट करिए, आउटपुट सेम आना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हम मान लेते हैं, लेट A और B कोई दो ले लेते हैं G में। तो फिर जो A B होगा वो भी G में ही होगा। तो फाई M A B, हम A B, तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा? M A B M इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। हम इसे M A और B M इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसे M A M इनवर्स और M B M इनवर्स लिख सकते हैं या नहीं, सोचिए। M इनवर्स और M एसोसिएटिविटी से ऑपरेट होकर आइडेंटिटी दे देंगे, यही रहेगा।
इसे क्या लिखेंगे हम, फाई एम ए और इसको फाई एम बी। और ये तो आपने जो लिखा है फाई एम ए बी लिखा था ना, और ये ए और बी तो आर्बिट्री है, जी में कोई भी ले लीजिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। तो यही तो हुआ कि ऑपरेट करके इमेज लेना या इमेज लेके ऑपरेट करना। तो दिस इम्प्लाइज फाई एम इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग, प्रिजर्विंग मैपिंग। तो फिर फाइनली क्या लिखेंगे, हैंस फाई एम इज एन आइसोमॉर्फिज्म। हमारे पास ये जो मैपिंग आई थी, आई आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑन टू जी, जी में। या आप ये भी कह सकते हो, और क्योंकि बाद में जब मैं आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म बताऊंगा भी नेक्स्ट लेक्चर में, तो उस समय आपको ये कह दूंगा कि भाई ये हमने पहले किया है, तो फिर वहाँ पर भी फाई एम इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करो। तो इसका मतलब यही सारा करना था, ये हमने पढ़ लिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ये बेसिकली एक आइसोमॉर्फिज्म ही है, एक खास तरह का ऑपरेशन है, और इसको हम कंजुगेशन भी कहते हैं। यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ। आगे कंजुगेट क्लासेज जो होगा हम लोग अभी एक मैं आपको इसके बाद करा देता हूँ कि फाई जो ये आइसोमॉर्फिज्म का जो आपका कंजुगेशन का था, ये इक्विवेलेंस क्लास बनाता है। तो पार्टीशन करेगा डिस्जॉइंट्स सबसेट्स में। तो ग्रुप थ्री पार्टीशनिंग का मतलब है काउंटिंग प्रिंसिपल आसान हो जाना, काउंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो ये आपके पास कंजुगेट क्लासेस डेवलप करेगा, तो इसको कंजुगेशन भी कहते हैं। तो फाई एम इज ऑल्सो कॉल्ड कंजुगेशन। इसका मतलब जो m था वो बदल के दूसरा कंजुगेशन ला सकते हैं हम, कंजुगेशन बाई m। तो ये m की मदद से आपने ग्रुप को, ये आपके पास जी है, आपने m की मदद से उसको छोटे छोटे इक्विवेलेंस क्लास में बांटना है। आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप इसका मतलब m बदल देंगे तो पार्टीशनिंग फिर नए तरीके से हो जाएगी। क्लासेस तो उतनी ही बननी है लगभग हर बार, इक्विवेलेंस क्लासेज, लेकिन जो तरीका होगा वो बदल जाएगा। तो आप छोटे छोटे इस तरह से बांट के हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं और पूरे ग्रुप की स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कंजुगेशन जो था, या आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म कह लीजिए या आइसोमॉर्फिज्म कह लीजिए, जो भी कहना है, तो समझ में आ गया होगा। मैं आइसोमॉर्फिज्म पर ही कुछ और चीज़ें आपको कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। एंड प्रूव दैट एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। ये ग्रुप हम लोग जब ग्रुप थ्योरी पढ़ाते हैं तो सबसे शुरुआती जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनमें से है इंटीजर का सेट ले लीजिए, ऑपरेशन एडिशन ले लीजिए। तो आप भी जानते हैं कि ऐड करना, इंटीजर्स को जोड़ना बहुत आसान है। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और हर एक का एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिविटी, या जो भी आप देखना चाहेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये समझना बहुत आसान है। तो फिर ये एक एबिलियन ग्रुप है इनफाइनाइट, और ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप उठाइए, वो हमेशा इसके आइसोमॉर्फिक होगा। इसका मतलब अलजेब्रा के हिसाब से जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज किसी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ भी मिलेंगी, और ये समझना हमेशा बहुत आसान है। तो देखिए थ्योरम कितनी महत्वपूर्ण है ये रिजल्ट। इस रिजल्ट को समझने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। इन साइक्लिक ग्रुप किस चीज़ से बना है, उसमें एलिमेंट क्या है, रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ये है ना, और ये समझना हमारे लिए आसान है, हम इसी को यूज़ करेंगे बस। तो मुझे उम्मीद है आपको अगर ये थ्योरम समझ में आ पा रही है अभी, तो आपको
इसकी जो यूजफुलनेस है वो बहुत ज़्यादा है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम हमेशा हमारे लिए ना इसको विजुअलाइज करना, इसको समझना आसान है। तो मैं एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेता हूँ। साइक्लिक है तो एबिलियन तो होता ही है, तो ये भी एबिलियन है। इनफाइनाइट लेना है तो मैं ऐसा ले लेता हूँ, लेट जी ए स्क्वायर ए क्यूब ए जनरेटर मान लिया मैंने, अब तो इनफाइनाइट ही होगा फिर अभी। तो हम शॉर्ट में इसको कैसे लिख लेंगे, जनरेटेड बाई ए, या आप ऐसे कर सकते हैं ए टू द पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। ए की सारी पावर लेते जाइए, आप बनाते रहिए, तो ये जी हो गया। तो ये आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो एन इसका जो ऑर्डर होगा इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, इतना तो क्लियर होगा। साइक्लिक हमने पहले पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप अगर चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। मैं मैपिंग डिफाइन करता हूँ यहाँ, लेट अस डिफाइन एक मैपिंग एफ ले लेता हूँ, ठीक है, जेड से जी में, सच दैट एफ एन इक्वल टू ए टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड। तो अगर मैं इस एफ को आइसोमॉर्फिज्म में प्रूफ कर दूँ तो हो गया मेरे ख्याल से। तो फिर जेड और जी दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो जी ये आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था, जेड तो जेड ही एडिशन में। तो जेड में हम ऑपरेशन जो लगाएंगे एलिमेंट्स में वो कौन सा लगाएंगे, एडिशन वाला। और यहाँ ये ए की पावर में, तो वो ऑब्वियस अपने आप ही कैसा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एफ जो है मैपिंग है, यूनिट एलिमेंट होगा मेरे ख्याल से, इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि ए की डिफरेंट पावर जो आ रही हैं वो यूनिट एलिमेंट दे रही हैं जी में। तो ए टू द पावर एन भी कोई एलिमेंट ही होगा जी का। तो हर एक एन के लिए एफ एन इक्वल टू ए टू द पावर एन। तो एफ जो है मैपिंग है, वेल डिफाइंड है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। दूसरे से स्टार्ट करता हूँ, एफ इज 1 1। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये 1 1 है, तो दो डिफरेंट आप ले लीजिए, लेट एम और एन ले लेते हैं, दो आपके पास इंटीजर हैं, सच दैट मान लेते हैं एफ एम इक्वल टू एफ एन, जो इमेज है वो इक्वल है। तो एम इक्वल टू एन अगर आ जाता है आपके पास, देखिए दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एन, दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर एम माइनस एन इक्वल टू आइडेंटिटी। लेकिन ए का ऑर्डर देखिए, जो ए को एम माइनस एन बार ऑपरेट करने पर अगर आइडेंटिटी आ रही है, तो जो ए का ऑर्डर होगा या तो एम माइनस एन होगा या इससे कम होगा। लेकिन ए का ऑर्डर इनफाइनाइट होना है, क्यों, क्योंकि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट हो गया तो ये इनफाइनाइट ग्रुप कैसे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बट ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इनफाइनाइट। तो फिर एक ही तरीका है कि एम माइनस एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ना हो, तो फिर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एम इक्वल टू एन। तो आपने एफ एम इक्वल टू एफ एन लिया था और क्या प्रूफ कर दिया, एम इक्वल टू एन। अगर एम माइनस एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा तो ए का ऑर्डर फाइनाइट हो जाएगा, और ए का ऑर्डर फाइनाइट होने पर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो डेवलप कर ही नहीं सकता ना, जनरेटर है वो ग्रुप का। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर नहीं हो सकता अगर ये, तो फिर 0 हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसी से हमने 1 1 प्रूफ कर लिया। सो एफ इज 1 1। और क्या प्रूफ करना है आपको, ऑन टू, और उसके बाद ऑपरेशन प्रिजर्व करना। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये, और ये इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप उठाइए, हमेशा बस इसको समझिए, हो गया, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये ऑन टू है। ऑन टू में आपने जो मैपिंग डिफाइन कर रखी है वो जेड से जी में कर रखी है। तो यहाँ का एलिमेंट उठाइए, जी का कोई भी एलिमेंट, मान लेते हैं जी
बिलोंग्स टू जी है, और जी तो ए से डेवलप हो रहा है ना, तो ए की कुछ पावर होगा जी, दिस इम्प्लाइज जी इक्वल टू ए टू द पावर सम आर, तो आर को इंटीजर होगा, तो इसका मतलब जी। और हमने जो अभी पिछले पेज में मैपिंग डिफाइन की है वो ये डिफाइन की थी जी, एफ एन इक्वल टू ए टू द पावर एन, ऐसा कोई भी लीजिए, तो ए टू द पावर एन है तो यहाँ एफ एन लिख रहे हैं, तो ए टू द पावर आर है तो इसे एफ आर लिख लेंगे, और आर तो जेड का ही एलिमेंट है। तो आपने कोई भी जी उठाया, आपको एक इंटीजर मिला आर, सच दैट एफ आर इक्वल टू जी मिल रहा है, तो ये क्या अपने आप में बता रहा है, सो एफ इज ऑन टू मैपिंग, ये भी हो गया। और एफ इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, जो नेक्स्ट है हमारा है लास्ट टारगेट प्रिजर्विंग, तो ये ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। तो देखते हैं एफ एम प्लस एन अगर करें, क्योंकि जेड में एडिशन ऑपरेशन था तो एम और एन इंटीजर में हमने लिए थे, तो हमारे हिसाब से ये ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा। क्या हम इसे ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन लिख सकते हैं, तो ये एफ एम और एफ एन ऐसा हो सकता है। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव वे में हम लिखते हैं साइक्लिक में, तो फॉर एवरी एम एन बिलोंग्स टू जेड, सो एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इस रिजल्ट की जो इम्पोर्टेंस है प्लीज़ आप उसे एंजॉय करिए। कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, इनफाइनाइट ग्रुप नहीं, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो वो हमेशा सेट ऑफ इंटीजर के ग्रुप ऑफ इंटीजर्स जो है आपका उसके इक्विवेलेंट है। अलजेब्रा में कोई अंतर नहीं है दोनों में, तो अपने आप में काफ़ी शानदार रिजल्ट है। ये तो हो गया अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्या हम तब भी ऐसा रिजल्ट बना सकते हैं? चलिए इसे देखते हैं। तो इसे देखिए, अब आप, हमने लिखा है प्रूव दैट अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n। कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई g मान लेते हैं, तो g आपके पास ऐसा है, सपोज a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन a टू द पावर n माइनस 1, और a टू द पावर n को फिर आइडेंटिटी मान लीजिए, तो ये ग्रुप साइक्लिक है और ऑर्डर कितना है इसका, n है। दूसरा जो Zn है उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, 0, ठीक है। आप 0 की इक्विवेलेंस क्लास भी कह सकते हैं इसे, हमने ऐसे लिखा था 1 2 कहाँ तक, n माइनस 1 तक, ठीक है। और ऑपरेशन क्या था, एडिशन मॉड्यूलो द ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n, तो प्लस n पर ये ऑपरेशन आपके पास है, तो n मॉड्यूलो पर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमेशा दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। तो अगर फाइनाइट है तो Zn n क्या है, n वही है जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर था। अगर दो ही एलिमेंट हैं तो ये Z2 होगा, 3 होंगे Z3 होगा, n है तो Zn है। तो मैं एक मैपिंग डिफाइन कर देता हूँ Zn से G में, सच दैट F, यहाँ से कोई आप एक एलिमेंट उठा लीजिए, सपोज R, तो ये आपके पास एफ आर इक्वल टू, यहाँ का एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको, ए टू द पावर आर ले लेते हैं। आर कोई भी 0 से लेके n माइनस 0 से लेके n माइनस 1 तक, फॉर एवरी आर इक्वल टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1। तो कुछ नहीं है, सब पिछले सवाल की तरह ही करना है आपको। इसको इस बार आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जैसे आपने पिछले में किया था वो सारे ऑपरेशन है, ये एडिशन में ही चलता है, तो ऑर्डिनरी एडिशन की तरह ही चलेगा ये। कई जगह पर जिसको आप आर ऐसे लिखते हैं, कई बुक्स में आर क्लास को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। वो लिखने में जल्दी फटाफट बार लगाना आसान है, आप भी लिख सकते हैं।
तो इसे आप खुद आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करें तो आपके लिए कितना आसान हो गया। देखिए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो Zn और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो Z, आप दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हैं। यहां से एक बड़ी शानदार रिजल्ट आपको मिलता है। देखिए कोई दो साइक्लिक ग्रुप है और दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों साइक्लिक हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हमेशा होंगे या नहीं होंगे, सोचिए। क्योंकि पहला साइक्लिक ग्रुप जो होगा, मान लेते हैं दोनों का ऑर्डर n है, दोनों साइक्लिक है, दोनों में एलिमेंट डिफरेंट है वैसे, लेकिन क्योंकि दोनों साइक्लिक हैं तो पहला भी Zn के आइसोमॉर्फिक होगा, दूसरा भी Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। आप समझ पा रहे होंगे, तो मैं उस बात को लिख भी देता हूँ। तो इन जनरल आपको याद रहेगा कि अच्छा कोई भी दो ले लीजिए साइक्लिक ग्रुप, सेम ऑर्डर के अगर हैं तो गारंटेड है कि वो आइसोमॉर्फिक होंगे, उनके दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, सारी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो बस दो सेम ऑर्डर के साइक्लिक प्रूफ करना पर्याप्त है आइसोमॉर्फिज्म के लिए, तो उसे हम क्वेश्चन के तौर पर करते हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क के तौर पर हो गया है, मुझे लगता है ये आप कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट लिखता हूँ आपके लिए। तो मैंने ये लिख दिया, प्रूव दैट एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। तो देखिए प्लीज इसमें दो ट्रेस बनेंगे। पहला ये है कि अगर जी दो ग्रुप मान लेते हैं, G1 और G2 दोनों साइक्लिक ग्रुप हैं, हम मान लेते हैं लेट G1 एंड G2 बी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ये दोनों इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं तब आप सोचिए कि जो G1 होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z+, और जो G2 होगा जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो भी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z+। तो दोनों ही समझ में आ गया होगा कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये भी तो Z+ है, तो Z+ के तो दोनों ही आइसोमॉर्फिक है ना। आप सोचिए Z+ को आप यहाँ पर रखिए Z, और सोचिए इसके आइसोमॉर्फिक भी है Z और इसके आइसोमॉर्फिक भी है, तो बहरहाल ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे या नहीं। और यही सेकंड केस ट्रिवियल है प्रूफ, यही अगर आप वैसे सोचें दोनों फाइनाइट हैं n ऑर्डर के, तो यहाँ पर Z की जो क्या आ जाएगा, Zn, तो Zn G1 के भी आइसोमॉर्फिक है, Zn G2 के भी आइसोमॉर्फिक है, तो जाहिर सी बात है G1 G2 भी आइसोमॉर्फिक होंगे। बहुत ही एलिमेंट्री रिजल्ट है, लेकिन बहुत शानदार रिजल्ट है। अगर आप सोच सकते हैं कभी भी अगर आपको दो साइक्लिक ग्रुप मिल गए सेम ऑर्डर के, तो गारंटेड आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये दोनों तो आइसोमॉर्फिक होंगे ही होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उम्मीद है आपको आइसोमॉर्फिज्म पे कुछ हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा सा समझ में आई होंगी। आइसोमॉर्फिज्म पे हमने कुछ चीज़ें और करनी है, ये छोटे कुछ एग्जांपल्स और कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। अगर आप आज इतना समझ रहे हैं तो मुझे लगता है काफ़ी है, हम बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।